सी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी चीज है जो हर औरत की लाइफ में होती है। तो एज इन इंडिया में बहुत सारे मिथ्स है उसके लिए। हम जो मोस्ट कॉमन सुनते हैं वो सुनते हैं कि पीरियड्स है तो आज मंदिर नहीं जाना, पीरियड्स है तो घर की किचन में नहीं आना, एक कॉल आता है यू हैव टू रश, योर पर्सनल लाइफ सफर्स, योर सोशल लाइफ सफर्स इन रेजिडेंसी। और उसके कुछ साल तक ना आपको देयर इज नो सेल्फ केयर, देयर इज नो यू नो एनीथिंग अदर देन वर्क। सो आफ्टर MBBS आई वांटेड अ फील्ड जिसमें मेरे को OPD करने के लिए भी मिले, लाइक आई एम अ मेडिकल पर्सन ऑल्सो, और मुझे सर्जिकल बेंट भी चाहिए था। तो OBG एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेडिसिन भी इक्वली प्रैक्टिस होती है और सर्जरी। अ मदर्स रिकवरी एक्चुअली डिपेंड्स अ लॉट कि उसको आसपास कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे कि डिलीवरी के बाद या फिर बोल सकते हैं कि जब बर्थ देते हैं, मदर जब बर्थ देती है उसके बाद उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो कौन से सबसे बड़े चेंजेस होते हैं जो फेस करते हैं मदर्स? आई एम ऑल्सो रिसेंटली आई ऑल्सो डिलीवर्ड, सो बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ फॉर अ मदर। सो starting from you have a living being next to you, you know, suddenly one day a living being is next to you, that's a huge change. एक्सरसाइज करने से बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन। अगर एक विमेन अपने पीरियड्स में लो इंटेंसिटी वर्कआउट में कंफर्टेबल है, इवन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में कंफर्टेबल है, शी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज दैट रिलीजेस स्ट्रेस इन हर बॉडी। एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे तो शी विल फील मेंटली हैप्पी। तो वो जो पीरियड एंजाइटी रहती है या फिर वो क्रैम्प्स का पेन रहता है, दैट गेट्स रिलीव। आफ्टर 30 एकदम से फर्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है, मिथ क्या फैक्ट? इट्स अ मिथ। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम सबको पता है हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल एक वुमेन होती है। तो आज का पॉडकास्ट हम फोकस करेंगे वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर, जो भी उनको मेडिकल इश्यूज होते हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत वुमेन्स पूछना चाहती हैं। हर औरत के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि वो कई बार बोल भी नहीं पाती है, समझ भी नहीं पाती है। तो आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर सोनालिका अग्रवाल हैं, जो कि एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है फ्रॉम गाजियाबाद। तो मैम कैसा लग रहा है आज आपको रॉ माइक पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। आई होप इट गोज वेल। या ऑफ कोर्स मैम। तो सबसे पहले ना मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगी, सबसे कॉमन मिथ अबाउट मेंस्ट्रुअल क्या है? सी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो हर औरत की लाइफ में होती है। तो एज इन इंडिया में बहुत सारे मिथ्स है उसके लिए। हम जो मोस्ट कॉमन सुनते हैं वो सुनते हैं कि पीरियड्स हैं तो आज मंदिर नहीं जाना, पीरियड्स है तो घर की किचन में नहीं आना, या फिर बहुत सारे खाने की चीज़ें जैसे दही हो गई, दूध हो गया, वो सब घर वाले या घर के बड़े बोलते हैं अवॉइड करना है। या फिर बहुत सारी गर्ल्स हमारे पास आती है कि मैम घर में पूजा है, एक टैबलेट दे दो जिससे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाए या जल्दी आ जाए। अच्छा। सो ऑल दीज आर मिथ्स जो अब हाई टाइम हो गया, ब्रेक हो जानी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने भी अपनी मम्मी से कहते सुना है कि हेयर वॉश नहीं करना है अगर पीरियड्स हैं तो। वो भी बोलते हैं, वो भी एक मिथ है। तो मैम क्या होता है ना, कई जगह पे ऐसा होता है कि जो पीरियड का ब्लड होता है ना बहुत ज़्यादा इम्प्योर माना जाता है, बट साइंस उसके बारे में क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा नहीं होता कि पीरियड का ब्लड इम्प्योर है। जैसे आपके नोज ब्लीड में कट होता है या कहीं चोट लगती है, जो ब्लड आता है वही मेंस्ट्रुअल ब्लड वैसा ही होता है। और उसमें यूट्रस के अंदर के लाइनिंग या फिर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसका मिक्सचर बाहर आता है। और हमारी बॉडी में ना लिवर, किडनी, स्किन ऑर्गन्स हैं जो इम्प्योरिटी को बाहर निकालते हैं, बट यूट्रस उसमें से नहीं है। दीज आर ऑल कल्चरल बिलीव्स, इसको साइंस सपोर्ट नहीं करता है। ओके। और मैम ऐसा भी होता है, कई बार बोलते हैं कि जो पीरियड्स के टाइम पे ना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंस इट्स द ऑपोजिट। एक्सरसाइज करने से बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन्स। अगर एक विमेन अपने पीरियड्स में लो इंटेंसिटी वर्कआउट में कंफर्टेबल है, इवन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में कंफर्टेबल है, शी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज दैट रिलीजेस स्ट्रेस इन हर बॉडी। एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे तो शी विल फील मेंटली हैप्पी। तो वो जो पीरियड की एंजाइटी रहती है या फिर वो क्रैम्प्स का पेन रहता है, दैट गेट्स रिलीव। सो साइंस सपोर्ट्स एक्सरसाइज। स्विमिंग अगर हम बात करें तो सी, स्विमिंग में अगर वो पैड यूज करती है तो यस
पैड यूज नहीं होता बिकॉज पैड का ब्लड पानी में मिक्स हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में टैम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है जो आपके अगर साइज के फिटेड है तो 100% स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. इट विल रिलीव योर एंग्जाइटी, योर क्रैम्प्स, ब्लोटिंग और स्ट्रेस. So exercise and swimming is actually good in periods if a woman is comfortable. मैम ऐसा भी होता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फूड भी होते हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि मम्मी बोलती है कि अचार नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, तो आप क्या बताओगे कि कौन से खाने चाहिए या फिर नहीं? एक्चुअली अगेन साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है कि ये खाना खाना चाहिए, कल्चरल बिलीव्स ही हैं, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीरियड के टाइम वो चीज़ें अवॉइड करते हैं जिससे हमें ब्लोटिंग, एसिडिटी या फिर थोड़ा सा इनडाइजेशन होता है. तो ऑब्वियसली ऑयली फूड, पिकल वगैरह से थोड़ा ब्लोटिंग होता है, इसके लिए यू कैन अवॉइड. बट अगर बहुत ही मन है तो खा लो, ऐसा कुछ पीरियड ब्लड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन देर आर थिंग्स यू शुड ईट. देयर शुड बी मोर हाइड्रेटिंग फूड, लाइक जैसे आप फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करो, उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा. टेक मोर मैग्नीशियम कंटेंट, जिससे बनानाज हो गए, नट्स हो गए. टेक मोर आयरन रिच फूड, ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो रिप्लेनिश हो जाए. सो इट इज़ मोर ऑफ हेल्दी ईटिंग, ताकि आपकी एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, क्रैम्प्स कम हो. ओके जैसे कि मैम ऐसा बोलते हैं कि पीरियड्स के वक्त प्रेगनेंसी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्या ये सच है? एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ. चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन चांसेस बहुत कम है. एक्चुअली क्या रहता है, कुछ लेडीज़ का ना पीरियड साइकिल बहुत छोटी रहती है. तो उस केसेस में ओव्यूलेशन, मतलब जब आपके प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, वो इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स हो जाता है. और जैसे पीरियड्स ख़त्म हो, इमीडिएटली आफ्टर दैट आप ओव्यूलेट करोगे. उस टाइम पे अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रहा तो प्रेगनेंसी रह सकती है. कुछ लेडीज़ की साइकिल बहुत इरेगुलर रहती है, तो उसमें पता नहीं कब एग रिलीज हो जाए. सो इस केसेस में भी समटाइम्स वेरी लेस चांस, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड के आसपास रह सकती है. ओके जैसे कि अब हम बात करते हैं अगर वजाइनल डिलीवरी की और सी सेक्शन की, तो उसमें मेडिकली क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच? सी वजाइनल डिलीवरी क्या रहती है, जो वुमेन का नेचुरल बर्थ कैनाल है थ्रू यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और ओपनिंग, वहाँ से अगर बेबी डिलीवर हुआ तो वो वजाइनल डिलीवरी मानी जाती है. लेकिन अगर हम एक सर्जिकल कट लगाते हैं मदर के एब्डोमेन में, जो टमी रहता है, अगर उस पर हम कट करके बेबी को वहाँ से निकालें, दैट इज़ कॉल्ड सिजेरियन सेक्शन. ओके क्या सी सेक्शन हमेशा ज़्यादा रिस्की होता है या फिर ये भी एक मिथ है? सी ऑब्वियसली सिजेरियन सेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो हम उसे वजाइनल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिकल केसेस रहते हैं जिसमें सिजेरियन ही एक ऑप्शन है. तो जितना सेफ वजाइनल डिलीवरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट सिजेरियन सेक्शन भी है. तो कुछ केसेस जैसे कभी कभी बच्चे का हार्ट रेट कम हो जाता है, इट्स कॉल्ड फीटल डिस्ट्रेस. कभी कभी मदर का जो प्लासेंटा रहता है वो सर्विक्स के मुंह पर रहता है, तो बेबी वहाँ से बाहर ही नहीं आ सकता है. उन सच केसेस में वी हैव टू एक्चुअली जस्ट गो फॉर सिजेरियन, बिकॉज इन दैट केसेस इट इज़ लाइफ सेविंग. तो ऐसे मैम कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें सी सेक्शन जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है? सी उसमें कुछ हम मदर्स के लिए करते हैं, कुछ हम बेबीज़ के लिए करते हैं. सो इफ़ अ मदर मान लो बहुत देर से पुश कर रही है, इट्स बिन 12 आवर्स, 24 आवर्स, या मदर को कोई मेडिकल कंडीशन है, सिवियर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, इन सम केसेस वी ऑप्ट फॉर सिजेरियन. बच्चे के केस में अगर बच्चे का हार्ट रेट, जैसे मैंने बोला, कम हो रहा है, अदरवाइज बच्चा अगर सर से नहीं है, पैर से है, या कभी कभी बच्चे टेढ़े रहते हैं. यस मैम. आई हैड वन इंटरेस्टिंग केस, आई विल टेल यू. उसमें बेबी का एक कोई और बॉडी पार्ट बाहर था, तो उस केस में हमें इमरजेंसी सेक्शन लेना पड़ता है. बाकी कुछ केसेस में जो प्लासेंटा रहता है वो ही यूट्रस के मुंह पर रहता है, तो हम नीचे से निकाल ही नहीं सकते. वी हैव टू गिव अ कट एंड टेक इट आउट थ्रू सिजेरियन सेक्शन. काफ़ी ऑब्स्ट्रक्टेड के लेबर के भी केसेस रहते हैं. तो ऑल दीज केसेस सिजेरियन होता है. बाकी आज के ज़माने में अ लॉट ऑफ यंग मदर्स आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर सिजेरियन, सो दे टेल अस कि मैम मुझे सिजेरियन ही चाहिए. Those cases we call it elective cesarean sections. Okay. They are not emergencies, but we choose to do a cesarean section because it's a mother's choice. क्योंकि मैंने भी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बोलते हैं नहीं हम तो सी सेक्शन ही कराएंगे. Yeah. तो ऐसा ही होता है. Correct.
यस, अगर रिकवरी की बात करें मैम, तो सी सेक्शन और जो वजाइनल डिलीवरी है, इन दोनों में रिकवरी प्रोसेस कितना अलग होता है? अलग है। वजाइनल डिलीवरी एक नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस है, तो उसकी रिकवरी भी जल्दी होती है। टोटल हॉस्पिटल स्टे की बात करें तो वजाइनल डिलीवरी हम 1 दिन से 2 दिन में छोड़ देते हैं, मतलब वी डिस्चार्ज। सिजेरियन सेक्शन मदर्स को हम एटलीस्ट 3 से 4 दिन रखते हैं। ऑब्वियसली वजाइनल डिलीवरी में जो कट होता है वो छोटा होता है, रिकवरी इज फास्टर। हम मदर को चलने के लिए बोलते हैं। डिलीवरी के कुछ ही घंटे के बाद वी टेल देम यू स्टार्ट वॉकिंग, यू स्टार्ट ईटिंग फूड, प्रॉपर फूड। फॉर सिजेरियन मदर्स वी टेल देम कि अभी आप पानी लो, मतलब हम 6 से 12 घंटे तक वी टेल देम टू हैव वाटर। आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस सॉलिड्स, तो उसमें पूरा 1 दिन लग जाता है। प्लस उनको वॉकिंग भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। रिकवरी इज अ लिटिल स्लो देन वजाइनल डिलीवरी। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर वजाइनल डिलीवरी है तो इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट। फॉर अ सिजेरियन सेक्शन मदर वी एनकरेज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन उसमें भी थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज मदर इज इन अ लॉट ऑफ पेन। यस मैम। एंड टोटल वजाइनल डिलीवरी अगर हम बोले वुमन वापस आ सकती है अपने चीज़ों में, वो 6 हफ्ते लगते हैं। फॉर सिजेरियन इट कैन टेक अप टू 1.5 महीना से 6 महीना तक भी लग सकता है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, पेशेंट जो होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि जो वजाइनल डिलीवरी है वो ज़्यादा सेफ होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगेन वजाइनल इज अ नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस, इट्स सेफर। उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग रहती है, जो कट रहता है वजाइना में उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है, वजाइनल डिलीवरी इज मोर सेफ, लेकिन हाँ क्योंकि वो नेचुरल है उसकी रिकवरी फास्ट रहती है। और सिजेरियन होता है एक स्कार ही है सर्जिकल, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं। एनेस्थीसिया के भी कॉम्प्लिकेशन रेट्स रहते हैं। बट एज आई सेड, कभी कभी सिजेरियन ही एक ऑप्शन रहता है, तो कभी कभी आपको सिजेरियन ही सेव कर सकता है, उस केस में हम वजाइनल नहीं कर सकते। जैसे कि डिलीवरी के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि जब बर्थ देते हैं, मदर जब बर्थ देती है उसके बाद उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। Correct. तो कौन से सबसे बड़े चेंजेस होते हैं जो फेस करते हैं मदर्स? आई एम ऑल्सो रिसेंटली आई ऑल्सो डिलीवर्ड, सो बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ फॉर अ मदर। So starting from you have a living being next to you, you know, suddenly one day a living being is next to you, that's a huge change. Then you're bleeding, vaginal bleeding रहती, आपको breast tenderness रहती है, soreness रहती है because आपको breast feed करना है। आफ्टर डिलीवरी जो एब्डोमिनल वॉल रहती है एकदम लूज, लैक्सिटी रहती है। यू हैव बैक पेन, लेग में पेन रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, यू फील टायर्ड द होल टाइम, यू नो। एंड देन यू हैव नाइट में स्लीप नहीं होती है, सो यू हैव स्लीपलेसनेस, लॉट ऑफ लाइक एक्चुअली 80% विमेन को पोस्टपार्टम ब्लूज रहते हैं, वेयर दे फील बहुत ज़्यादा रोना, एंग्जाइटी रहती है दैट हाउ विल आई बी अ गुड मदर, how will I have those mother responsibilities, वो रहती है। Some of them develop postpartum depression. So lot of changes are happening in a women's body after delivery. क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है ना। करेक्ट। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बाकी चेंजेस आना, उनको एक्सेप्ट करना। करेक्ट। एंड देर आर एटलीस्ट 80 relatives coming to meet you, उनको ग्रीट करना, दे आर हैंडलिंग द बेबी इन अ सर्टेन वे विच यू आर नॉट comfortable with. वो सब भी एक मदर को बहुत स्ट्रेस देता है इन पोस्टपार्टम। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जैसे आप अभी बता रहे थे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? See, there are 3 things, ठीक है। 80% women को postpartum blues रहते हैं, which gets okay in 2 weeks. उसमें sadness, cryfulness, anxiety ये सब रहती है। लेकिन जो नेक्स्ट 10 से 20% लेडीज रहती हैं, दे गो फ्रॉम ब्लूज टू डिप्रेशन। दिस इज अ क्लिनिकल प्रॉब्लम, मतलब इसमें सिम्टम्स रहते हैं। उसमें यू कैन से दैट इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड, ये विद इन डिलीवरी के 1 साल में कभी भी आ सकती है, एंड दिस नीड्स मेडिकल अटेंशन। इसमें क्या रहता है कि एक लेडी को इतनी एंग्जाइटी रहती है, शी फॉरगेट्स कि उसको पहले किस किस चीज़ में मज़ा आता था, किस किस चीज़ में वो एंजॉय करती थी, अब वो नहीं करती। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, a lot of guilt that I'll be a good mother or not. Self-image zero, no confidence to start her life again. Then you know, difficulty getting up from bed, अपना self-care एकदम zero हो जाता है. So all these things are there. Sometimes it turns into aggression also. A lot of anger issues. So ये सब रहते हैं.
And the next stage is postpartum psychosis. So in that you need to separate the mother and the baby because mother gets harmful to the baby also, but that is very less common. Most common is blues, then there is depression, then there is this third stage. फैमिली और पार्टनर का जो रोल होता है पोस्टपार्टम रिकवरी में मैम, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? It's very important. A mother's recovery actually depends a lot कि उसको आसपास कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है. So you can help the mother in some practical ways. जैसे अगर एक मदर घर आई, so take the baby. जैसे अगर उसने फीड किया, आफ्टर दैट अदर पीपल कैन डू बर्पिंग, डायपर चेंजिंग, नैपी चेंजिंग. दैट्स अ बिग रिलीफ टू अ मदर. देन यू कैन गेट समबडी और सम एल्डर इन द हाउस की मसाज और उसका नहला दे उसे. सो एक टास्क मदर के लिए कम रहता है. बाकी बिकॉज ऑफ दिस पोस्टपार्टम ब्लूज, मदर से बात करो, टॉक टू हर अबाउट उसको क्या फील हो रहा है, क्या वरीज है, क्या लग रहा है, हाउ डज शी ट्रीट द न्यू लाइफ, how is she feeling as a mother. Appreciate small things ki are you fed the baby so well, are you look so beautiful. Take her out, make good food for her. Obviously there are a lot of dietary restrictions Indian households में, लेकिन in that also once in a while if she wants something तो उसे वो दो. Take her out, shop for her, give her little surprises. So अगर एक mother mentally recharged रहती है ना, so her bonding with the baby, that also improves. She feels more calmer and her postpartum is a little better. मदर को अपनी हेल्थ के लिए आफ्टर डिलीवरी कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? See, for 40 days she's in a sensitive state. ऐसा नहीं रहता कि कुछ लोग बोलते हैं कि हवा लग जाएगी, वो सब नहीं, लेकिन शी इज़ रिकवरिंग. सो इन दैट केस यू शुड रेस्ट प्रॉपरली. एंड विद रिस्पेक्ट टू फूड शी शुड अवॉइड सम ऑयली फूड, क्योंकि उससे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन वगैरह रहता है इस वजह से. एंड देन पोस्टपार्टम कॉन्स्टिपेशन का एक इशू बहुत रहता है. सो इफ़ यू अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड ना, दैट हेल्प्स यू विद द बाउल मूवमेंट ऑल्सो. थर्ड थिंग इज़ यू शुड अवॉइड कैफीन टू मच. तो कॉफ़ी या चाय 1 या 2 कप ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपको स्लीप इश्यूज़ रहेंगे. बेबी विल ऑल्सो बी लिटिल इरिटेबल. अदर थिंग इज़ वन शुड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग आफ्टर डिलीवरी बिकॉज वो ब्रेस्ट मिल्क में आती है. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स और रेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है? अगर रिकवरी 50% है तो 50% ही न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है फॉर हर टू रिकवर. सो मदर इज़ मेकिंग मिल्क कैसे बनता है, उसी के ब्लड से फिल्टर आउट होके जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ही मिल्क बोलते हैं. सो इमेजिन अगर वो अच्छा खाएगी तो मिल्क भी अच्छा निकलेगा. सो वन. सेकेंडली उसका मसल्स टेयर हुए हैं, अंदर के टिश्यूज टेयर हुए हैं, उनको रिकवरी के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए, अंदर की मसल रिकवरी के लिए, या फिर उसके लिए भी शी शुड हैव गुड वेल बैलेंस ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड प्रोटीन रिच डाइट. थर्ड इज दैट there's a lot of sleep disturbance. Suddenly you're not sleeping at night, so there are a lot of stress hormones जो आपकी बॉडी में निकल रहे हैं. अगर उन हॉर्मोन्स को कंट्रोल नहीं किया तो उससे मिल्क भी कम प्रोड्यूस होता है. सो अ गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स विद दैट ऑल्सो. देन देयर शुड बी मोर आयरन रिच फूड. जो ब्लड लॉस डिलीवरी के टाइम हुआ है वो आयरन के स्टोर्स अगर अच्छे रहेंगे बॉडी में, उसी से बनेगा. कैल्शियम रिच फूड शी शुड कंज्यूम. इट इंक्लूड्स मिल्क, नट्स, एग्स, ऑल दीज थिंग्स. तो जैसे कि अब आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपने ये जो फील्ड है ये कैसे चूज़ किया? मतलब एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना, ये कैसे इंस्पिरेशन मिली आपको? So basically when I cleared 12th, I was I wanted to become a doctor, that was for sure. After MBBS, I wanted a field जिसमें मेरे को OPD करने के लिए भी मिले, like I'm a medical person also, और मुझे surgical bent भी चाहिए था. तो OBG एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेडिसिन भी इक्वली प्रैक्टिस होती है और सर्जरी भी. प्लस आई फेल दैट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट ना, एक ग्रेटिफिकेशन जो इस फील्ड में आता है, यू आर डिलीवरिंग, ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ पेन फॉर द मदर, लेकिन आफ्टर दैट हैप्पीनेस ऑन मदर्स फेस एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड द चाइल्ड हैज़ बोर्न, so that gratification is extremely high in my field. So that's why I thought maybe it's a good thing for me. तो जैसे कि आपके करियर में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस या फिर एक्सपीरियंस जो आपने मतलब एक्सपीरियंस किया हो किसी पेशेंट के साथ, या फिर कोई स्टोरी जो आप बोल रहे थे मुझे बताओगे? Yeah. So
Actually, one time residency की time when I was getting trained, we got a call from primary health centers. Okay. उसमें they said कि ये मदर लेबर में है और हम भेज रहे हैं. So we thought ठीक है, patient load बहुत रहता था ज़्यादा, तो we thought ठीक है आ रही है, deliver कर लेंगी. So she came on a stretcher. तो हमने check किया and we saw generally head दिखता है बच्चे का, तो उसका हाथ बाहर था. So the baby's hand was only out and the patient was, screaming in pain. Generally in these cases, baby has lost its life. जब ऐसा कुछ hand वगैरह निकल जाता है या cord निकल जाती है, we checked the baby's heart was there. Generally 130 रहता, 120 रहता heart rate. This baby had 60 heart rate. So we did not, like, it was a situation where we had to take up the patient for an emergency cesarean within the next 2 to 5 minutes to save the baby. And thankfully सब कुछ arrange हो गया and we took her for cesarean and the baby was healthy, mother was healthy. So this kind of gratification ना you only get as a gynecologist. वो जो एक खुशी होती है ना जब उस Yeah. बेबी को देखते हैं. And that rush की उसको हमको within 2 minute में बेबी निकालना है और ये सब, so that is very मतलब goosebumps आ जाते हैं उसमें तो. इसलिए तो बोलते हैं कि डॉक्टर और भगवान सेम है. Especially applies for gynecologists. Yes, true. जैसे कि इस प्रोफेशन की बात करें तो मैम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? See, जितना gratification being a gynecologist है ना, उतना ही mentally taxing है. Rather mentally नहीं, physically, emotionally and mentally. So there is no working hour. You are on your toes the whole time. एक call आता है, you have to rush. Your personal life suffers, your social life suffers. Plus in residency और उसके कुछ साल तक ना आपको there is no self care, there is no anything other than work. So like this is a gratifying field also, but it takes a lot from you to be a gynac. Everybody knows अच्छा gynac है तो जाएगी ही, इसको तो call आएगा ही. So that there's no work life balance जो बोलते हैं ना, work and personal life balance, वो gynac में नहीं है. क्योंकि मैंने जितने भी डॉक्टर्स पे लिखे 24/7 इमरजेंसी अवेलेबल होती है हर जगह पे, तो मैं तो खुद सोचती हूँ कि उनके पास खुद के लिए कब टाइम होता होगा. There is no time. For a lot of years in your life, there is no time. There's no time for your kids, for your parents. It just goes. क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं तो सबका माइंडसेट भी अलग होता है, तो कई बार ऐसा होता होगा आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता होगा अपने पेशेंट से, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं? My life, our life as a gynecologist is around women. और एक गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होती है 8 या 9 साल से ही उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आजकल स्टार्ट होने लगे. पूरा लाइफ टाइम में वो क्या क्या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, देन मैरिज के टाइम पे जो गायनाक इश्यूज आते हैं, डिलीवरी टाइम पर, उसके बाद उनके मेनोपॉजल इश्यूज. सो मेरे को ये सीखने के लिए मिलता है कि वुमेन में कितना इंड्योरेंस है, मतलब कितना ले सकती है. सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, फ्रॉम व्हेन शी इज़ बॉर्न टिल 50 years, उसके बाद भी इश्यूज आते हैं गायनाक. सो वुमेन कैन टेक अ लॉट, गॉड हैज़ मेड देम दैट स्ट्रॉन्ग कि वो इतना इंड्योर कर सकते हैं. सो I've learned endurance from my field. बहुत ज़्यादा पावर होती है एक वुमेन के अंदर. अगर कोई यंग गर्ल है जो कि एक डॉक्टर बनना चाहती है या फिर गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? See, be in this field if you really like this field. अगर आप और कोई रीज़न, मतलब you need a very good inclination गायनाक बनने के लिए. तो अब एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं मैम. इसमें आपको बताना है, मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी, आपको बताना है कि वो मिथ है या फिर फैक्ट है. ठीक है. सबसे पहली स्टेटमेंट है, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ड्यूरिंग पीरियड्स कैन स्टॉप द फ्लो. नो, इट्स अ मिथ. कोई भी वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. वार्म वाटर सूद्स योर टमी, उससे ब्लोटिंग और इंडाइजेशन कम होता है, तो वी से ड्रिंक नॉर्मल वाटर, बट इट्स अ टोटल मिथ. जनरली मैंने हमेशा सुना है कि जिनको पीसीओएस होता है मैम, उनको हेयर ग्रोथ बहुत होती है, तो इस स्टेटमेंट ये मिथ है या फिर फैक्ट? पीसीओएस में हेयर ग्रोथ बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन सबको हो ऐसा नहीं रहता है. कुछ को पीसीओएस के 7-8 सिम्टम्स रहते हैं, तो किसी को कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ होते हैं, किसी को 1 या 2 रहते हैं. हमेशा हेयर ग्रोथ होगा ये ऐसा नहीं रहता है. आफ्टर 30 एकदम से फर्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है, मिथ या फैक्ट?
इट्स अ मिथ. आफ्टर 30 फर्टिलिटी अबाउट 5 to 10% कम होती है, बट एकदम नहीं होती है कम. वुमेन शुड अवॉइड एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स. बिल्कुल भी नहीं. एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड इन पीरियड्स. ओके. ईटिंग पपाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस मिसकैरेज. एक तो पपाया बेचारा एक एकदम बदनाम फ्रूट है. ऐसा नहीं है. रॉ पपाया में कुछ केमिकल्स रहते हैं जिससे लेबर आ सकता है, बट वो भी बहुत क्वांटिटी में खाएं तब. अगर आप एक सॉफ्ट ऑरेंज या रेडिश वाला पपाया खाएं इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, इट्स ऑलवेज गुड. यू कैन ईट. Okay. Early menopause is always genetic. नो, अर्ली मेनोपॉज इज़ 30% to 40% जेनेटिक. लेकिन कुछ केसेस में, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, या फिर लॉट ऑफ कीमोथेरेपी पेशेंट्स, रेडियोथेरेपी पेशेंट्स, वो रहते हैं, उनको अर्ली आ सकता है. या फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स रहते हैं जिसकी वजह से हमें ओवरी निकालनी पड़ती है. देयर आर सर्टेन सिस्ट्स ओवरीज में. अगर हम ओवरी निकालते हैं या ओवरी को इफेक्ट करते हैं तो भी वो मेनोपॉज अर्ली होता है. सो जेनेटिक होता है लेकिन हमेशा नहीं. Early menopause means sudden stop of periods overnight. नहीं, ये बिल्कुल इट्स अ मिथ. मेनोपॉज 1 साल का पीरियड रहता है. 1 साल मतलब इट कैन वेरी फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स. धीरे धीरे पीरियड्स या तो इरेगुलर होंगे, या बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, या कम फ्लो होगा, या 2 महीने स्किप हो जाएंगे. इट्स अ स्लो प्रोसेस. सो इट्स सेड दैट मेनोपॉज जब हम डिफाइन करते हैं जब 12 महीने कोई भी पीरियड्स ना आए. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सडनली नहीं रहता. C-section delivery is easier than vaginal delivery. No, it is a myth. Cesarean section is a surgical scar है जिसमें हमें मदर की 7 लेयर काट कर बच्चे को निकालना पड़ता है. सो और उसकी रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है. Cesarean is not easy. It's a medical choice. तो सबकी लाइफ आजकल बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, तो क्या स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो इम्पेक्ट करता है? बिल्कुल. आई थिंक हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स. तो वो बोलते हैं मैम हमारा वेट भी ठीक है, हमारा तो हमें क्यों मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है. बिकॉज ऐसे माना जाता है पीसीओएस है मतलब मोटे हो, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल इश्यूज है. ऐसा नहीं रहता है. स्ट्रेस आजकल एक मेजर फैक्टर बन रहा है इन इरेगुलर साइकिल्स. बेसिकली बॉडी में एक एक्सेस है फ्रॉम ब्रेन टू आर ओवरीज जो हार्मोन से कनेक्ट. एक हार्मोन आएगा तब दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा. उसकी वजह से मेंसेस आते हैं. तो अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है सो वो हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं. अगर वो हार्मोन डिस्टर्ब रहे वो आगे के हार्मोन को एक्टिवेट नहीं करेगा, और वो आगे के हार्मोन को एक्टिवेट नहीं करेगा. सो नेचुरली अगर ऊपर से गड़बड़ है तो नीचे भी मेंसेस नहीं आएंगे या इरेगुलरिटी आएंगे. सो स्ट्रेस डज प्ले अ मेजर रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. मतलब या तो आपके पीरियड्स लंबे भी हो सकते हैं या फिर 3 महीने आए ना, जब आए तो क्लॉट्स आए. तो ये सब इरेगुलरिटीज एंड अबनॉर्मैलिटीज रहती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. ओके. तो जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं मैम, तो स्ट्रेस क्या इनफर्टिलिटी में भी एक कॉमन रीज़न है? Yes, actually nowadays we see that infertility is very common in highly activated professional people, and age भी factor है obviously, but stress is another thing because stress से ना एक hormone release होता है जिसे हम cortisol बोलते हैं. So that hormone called cortisol वो सिर्फ एक चीज़ को इफेक्ट नहीं करता, वो आपकी egg quality को भी इफेक्ट करता है. यूट्रस की जो अंदर की लाइन होती है जिसमें बच्चा बन के इम्प्लांट होता है उसको भी उसकी क्वालिटी कम करता है. एग की क्वालिटी कम करता है. ओवरीज में जितने एग्स हैं उन्हें भी इफेक्ट करता है. तो अगर ये सब चीज़ें कम होंगी या क्वालिटी कम होंगी तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी रेट्स भी कम होंगे. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई टिप्स जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? या सो बीइंग अ डॉक्टर आई फील कि मेडिसिन देना एक बार को आसान है, बट टू फॉलो दीज थिंग्स फॉर पेशेंट्स एंड फॉर अस ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो वी कैन ब्रेक इट डाउन ईजी स्टेप्स में. देखो 5 से 10 मिनट तक अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर पाए, ब्रीद एंड देन रिलीज दैट. अनुलोम विलोम इज वन योगा प्राणायाम that is very helpful. It actually calms down the whole nervous system. और जो cortisol मैं बोल रही थी ना उसके levels को कम करता है. तो specifically अनुलोम विलोम. Other than that, for 20 minutes if you can just go out of the house for a brisk walk, walking हो गया, gentle stretches हो गए, yoga हो गई, whatever activity जो आपको पसंद है. ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, भागना ही है,
बट ये भी हेल्प करता है। थर्ड इज़ एक प्रॉपर 7 से 8 घंटा नींद। अगर वो नींद अच्छी रहेगी ना तो हार्मोन का जो साइकिल है रात का दिन का वो एक स्टेबल रहेगा। दैट इज़ वन। एंड नाउ डेज आई फील ये जर्नलिंग रहता है, यू नो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, राइट डाउन थिंग्स दैट यू लाइक इन द डे, दैट ऑल्सो हेल्प्स। या जो आपको लग रहा है स्ट्रेसफुल है, विच इज़ राइट इट डाउन। सो जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बाहर वॉक करना एंड अ गुड स्लीप। आई थिंक इफ़ यू कैन कंबाइन या फिर स्टार्ट करो धीरे धीरे जितना हो पाए, आई थिंक दैट हेल्प्स विद स्ट्रेस। तो जैसे पीसीओएस आजकल ना बहुत कॉमन है गर्ल्स में, तो क्या पीसीओएस में वेट गेन होता है? सी पीसीओएस ना, जैसे अब हमारा डायबिटीज़ होता है, बीपी होता है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है। सिमिलरली पीसीओएस इज़ अ मेटाबॉलिक या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। हमेशा लॉट ऑफ वुमेन आर फेसिंग वेट गेन विद पीसीओएस, लेकिन एक लीन पीसीओएस भी होता है जिसमें वेट नहीं गेन होता है। सो देर आर 2 टाइप्स। हमेशा वेट ज़्यादा होगा ऐसा पीसीओएस में नहीं होता है। मैंने ये भी कॉमन सुना है कि पीसीओएस और पीसीओडी होता है उन गर्ल्स को जिनका वेट ज्यादा होता है। नो, देर आर वेरी थिन गर्ल्स जिनको पीसीओएस है। सो इन उनके केसेस में स्ट्रेस रहता है, नो स्लीप साइकिल, और कुछ जेनेटिकली भी वो लोगों को पीसीओएस हो सकता है। तो जैसे कि मैम आजकल ना हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो वुमेन्स पे टेस्टोस्टेरोन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो क्या ये है कि सी इन पीसीओएस ना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली वो लिमिट क्रॉस नहीं करते, बट जनरली हाई हो जाते हैं। उससे एक विमेन में थोड़े चेंजेस आते हैं, लाइक दे गेट मेल पैटर्न बॉल्डनेस, या फिर एक्ने आते हैं, हेयर लॉस बहुत रहता है, एंड फेशियल हेयर आते हैं। सो इन दीज केसेस, एंड ऑल्सो क्या रहता है कि जो अंदर का जो मैंने एक्सेस बताया था, एक केमिकल दूसरा केमिकल को रेगुलेट करता है, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो एक एक्सेस डिस्टर्ब हो जाती है, और उससे एक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं रहता है कि वो मेल बन जाते हैं या आवाज़ चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ, लेकिन वो आपके फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। ओके। तो अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो क्या फर्टिलिटी में सारा रोल वुमेन का होता है या फिर मेल का भी रोल होता है? या सो इन ओपीडी ना वी गेट कपल्स की हस्बैंड बोलता है मैम इसी को चेक करा लो, और जब हम एक्चुअली टेस्ट करते हैं तो द प्रॉब्लम कम्स इन मेल्स। सो in fertility 30% is women, 30% is also males. So actually males में भी we say stress की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स अप एंड डाउन होता है, दैट्स वाई यू नो, और वो स्पर्म काउंट को, क्वालिटी को इफेक्ट करता है। तो ऑल्सो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। अगर कोई इनफर्टाइल पेशेंट आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द मेल पार्टनर ऑल्सो। ओके। जैसे कि मैम टेस्टोस्टेरोन किसी वुमेन में हाई है, तो कोई ऐसी टिप्स या फिर कोई चीज़ है जिससे कि वो रेगुलर हो सके या फिर उनका लेवल लो हो सके? So as I told that stress management, that is the main thing. If they go for regular exercise, weight loss. Actually weight loss अगर you know 2 से 3 किलो या 5 किलो भी रहता है ना, so everything comes back to normal, we have seen. अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ही हाई है, देर आर मेडिसिन्स दैट वी गिव, बट बिफोर मेडिसिन्स इट्स ऑलवेज गुड फॉर अ लाइफस्टाइल चेंज, उससे बहुत रेगुलेट हो जाता है। तो आजकल ये भी बहुत कॉमन हुआ है कि जो अर्ली मेनोपॉज होता है वो आजकल 20 to 25 की एज में भी वुमेन्स को फेस करना के लिए हो रहा है, तो क्या ये रेयर कंडीशन है? इट्स नॉट 25, बट हम अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं जो 40 के पहले होता है। 20 से 25 साल रेयर होता है, वो कभी कभी किसी की सर्जरी हुई या ओवरी में बहुत बड़े सिस्ट हैं तो ओवरी में वो बिल्कुल यू नो ओवरी के फंक्शन को एकदम कम कर दिया, उस केस में जल्दी आता है, बट 20 to 25 इज़ क्वाइट रेयर। ओके। और जैसे कि एग रिजर्व के बारे में अगर अब हम बात करें तो एग रिजर्व क्या वो ऑलरेडी मतलब कि उतना ही होता है, हर लड़की के पास उतने ही एग रिजर्व होते हैं? हाँ, एक्चुअली जब एक बेबी गर्ल वुमेन के वूम्ब में रहती है, यू नो अंदर, तो अगर एक फीमेल फीटस बनता है, उसके एग उसी टाइम डिफाइन हो जाते हैं। मतलब जब आप अपने ममा के पेट में थे तो जितने एग आपके तब थे उतने ही से आप बॉर्न होते हो, फिर धीरे धीरे हर साइकिल में वो कम होते जाते हैं। सो द डे यू वर बॉर्न मतलब जब आप बने थे अंदर, जब जितने एग आपके थे उतना ही आपका बर्थ हुआ है।
तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने ऐसे मिथ कवर करे हैं जो कि जनरली डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार सुनते हैं। हर किसी से बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर आंसर और सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या फिर इशू आप फेस कर रहे हो और आप आंसर चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनके आंसर करेंगे। और अगर आपको कोई भी गायनेक इशू है और आपको उसका मेडिकल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैम का नेम डॉक्टर सोनालिका अग्रवाल है। उनकी इंस्टाग्राम आईडी, उनके फ़ोन नंबर हम सब डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैम, आपको कैसा लगा आज हमारे पॉडकास्ट पर आके? So this is very refreshing. Actually in OPD we have to be a certain way, एक तरह से करना पड़ता है, बट ये बहुत फ्रेंडली था और एक्चुअली हम बोल पाए जो हम शायद कभी कभी नहीं बोल पाते हैं। एंड आई वांट टू टेल ऑल द वुमेन आउट देयर दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपके अंदर बहुत ताकत है, अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस, and for anything you need, any help you need, any counseling you need, any medical issues you need, I'm always there. You can contact me. Thank you. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक के लिए बाय बाय। कम हो उनको बोलना, क्या बोलना उनको बोलना पावर हाउस हूँ मैं। एक दिन औरत बन के देखो। अच्छा, ये लाइन हटा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक। कैमरे में देख के बताइए ये अच्छा, वुमेन उसके वाला। लिए सॉरी मैं लास्ट में ना हैंड ओवर करूंगी आपको। क्या बोलूं? ये देखने कितनी लेंथ हुई है, सच में फिर बड़ा ना हो जाए ज़्यादा ही। आवाज़ चेंज हो जाती है या मेल तो नहीं बन जाती? ये ज़्यादा तो नहीं होती। नहीं, मेल नहीं कर, वैसे आवाज़ चेंज नहीं, उसके लिए बहुत टेस्ट। क्या ही बोलती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ, वो राउंड नहीं पाता। ईटिंग पपाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या पपीता खाने से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता? अब तुम तो बोल लोगे, मुझसे नहीं बस ये यार मैं तो बोलती हूँ लो ही मत एक्चुअली। अरे डिस्टर्बेंस हो रहा है आंसर करने में, इतनी तेज बात कर रही हूँ। पॉडकास्ट शूट होता है तो उसके बाद जब वो एडिट होके आता है, मैं सबसे पहले पूछती हूँ अच्छा BTS आ गया? BTS वो सबसे फन पार्ट रहता है। अच्छी सी बनवा, बस चीनी कम। हाँ, थोड़ी सी इलायची ज़्यादा। हाँ।